हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री में जो भी महत्वपूर्ण अंतर है। ज्यादा नहीं है, 5 से 6 ही अंतर हैं, लेकिन बच्चों पूछे जाते हैं। अब हर सेट में तो नहीं होंगे, इतना याद रखना, लेकिन हाँ आपके 1-2 सेट के अंदर 3 सेट भी हो सकता है दिखाई पड़े। तो चलिए देख लेते हैं इन अंतर को भी। नजरअंदाज तो किसी भी कीमत पर नहीं करना है। इसमें 1-2 अंतर तो इतने इंपॉर्टेंट है जो भैया 100% पूछे जाएंगे और इस बात की हम गारंटी लेते हैं। कौन है चलिए भी बताते हैं। तो पहला अंतर देखेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में क्या अंतर होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रीवियस ईयर में भी 1-2 सेट में आया है, उसके पहले भी पूछा गया है। तो भैया वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में क्या अंतर होता है, रटने की जरूरत नहीं है, बस सुनना है। वैद्युत अपघटनी सेल की बात कर लें बबुआ, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, मतलब बाहर से सोर्स मिलेगा तभी ये वैद्युत अपघटनी सेल काम करेगा। बाहर से ही धारा प्रवाहित होते हैं, जैसे कोई बैटरी होती है, ठीक, चार्ज करते हैं, है ना, वैद्युत अपघटनी सेल। और गैल्वेनी सेल, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। अब वैद्युत अपघटनी सेल में बात कर लें, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो वैद्युत अपघटनी सेल है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, बट गैल्वेनी जो सेल होता है भैया वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। नेक्स्ट है कि जो वैद्युत अपघटनी सेल है इसमें धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें धारा का प्रवाह करेंगे, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको ऑक्सीकरण अपचयन बोलते हैं। जब ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो तो भैया वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं हों, ठीक है, तब वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया यानी अपने आप ही हो जाती है। वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें एक ही पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। वैद्युत अपघटनी में इसमें कैथोड एनोड एक ही सेल में डूबे होते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं। जबकि गैल्वेनी सेल में भैया इसमें अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, जो साल्ट ब्रिज है इसमें इसकी जरूरत नहीं होती है, बट गैल्वेनी सेल में भैया लवण सेतु की जरूरत होती है। तो ये रहा वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में बच्चों अंतर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अंतर को। हमारा अगला अंतर क्या है, तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, इसी के बारे में बात कर रहे थे अपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% भैया किसी ना किसी सेट में तो जरूर फेंक देगा, याद रखना। अब देखिए बच्चों, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता क्या है। कोटि में हमने बताया था अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग कोटि होता है, बट अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, अभिकारक के अणुओं में जो भाग लेना, मतलब जितने भी अणु भाग लेते हैं वो संख्या होती है आणविकता। तो भैया अभिक्रिया की कोटि ये एक प्रायोगिक मान है, ये एक क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बट आणविकता एक ये सैद्धांतिक मान है, इसको भैया निकाला जाता है, मतलब ये, ठीक है। अब अभिक्रिया की कोटि की बात कर ले, यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, मतलब कोटि आपका जैसे 1/2 है, 3/2 है, 3/4 है, ऐसा भी हो सकता है। बट कोटि जो हो, आणविकता जो होती है भैया ये सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होता है, मतलब ये भिन्नात्मक नहीं हो जाता, मतलब नहीं होता है। अभिक्रिया की कोटि बच्चों ये शून्य भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि भाई ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। बट अभिक्रिया की जो आणविकता होती है ना बबुआ, वो शून्य नहीं होती है कभी भी। जो कोटि है ये क्या है, उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। बाकी आणविकता में बात कर लें तो यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या होती है, यानी अभिकारकों की संख्या होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कोटि और आणविकता में अंतर है, ठीक। चलिए देख लीजिए एक बार, हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। अगला भैया अंतर क्या है, तो अगला है एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, 100% भैया ये पूछा जाने वाला टॉपिक है, याद रखना।
तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में भी इसको बताया था। जो एल्डिहाइड है ये समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है, बट जो कीटोन है ये कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। अब उसके बाद भाई 3 अंतर चाहिए तो आप ऐसे ही एकदम मुंह जबानी तैयार कर लो। जो एल्डिहाइड है ये फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस का लाल अवक्षेप बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते थे कि फेलिंग विलयन क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया करता है, सॉरी क्या कहते हैं, मतलब एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्रिया करता है, बट कीटोन में कोई रिएक्शन नहीं होता है। एल्डिहाइड की बात कर ले तो भैया इसमें ये टालेन अभिकर्मक से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, रजत दर्पण, बट कीटोन टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता। एल्डिहाइड में बात कर ले ये सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया करेगा और इसको अपचयित कर देता है, बट कीटोन में भैया कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 तो आप ऐसे ही मुंह जबानी याद कर लो। एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से क्रिया करेगा बट कीटोन नहीं। एल्डिहाइड जो होगा क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन से करेगा, कीटोन नहीं। एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया करेगा बट कीटोन नहीं करता है। अगला है भैया कि ये शीघ्रता से यानी आसानी से बहुलीकृत हो जाता है, बट जो कीटोन है वो आसानी से बहुलीकृत नहीं होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए भैया एक बार आगे देखते हैं बच्चों। अगला है भाई रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर क्या है। यह भी बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। तो रेशेदार प्रोटीन क्या है भैया, यह प्रोटीन धागे की संरचना जैसी, नाम ही है रेशेदार, तो एक रेशे की तरह होता है। और दूसरा भैया गोलाकार प्रोटीन, तो यह प्रोटीन गोलाकार संरचना जैसी होती है। तो भैया पहला अंतर तो एकदम आसान है। दूसरा भैया रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होती है और गोलाकार प्रोटीन बबुआ ये जल में विलेय होती है। रेशेदार प्रोटीन की बात कर ले, यह पीएच मान और तापमान के प्रति एक्टिव होती है यानी सक्रिय होगी, लेकिन गोलाकार प्रोटीन यह पीएच मान और तापमान के प्रति निष्क्रिय होती है। ठीक है, कौन, गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से के समानांतर होती हैं, मतलब इस तरह से, बट गोलाकार प्रोटीन में श्रृंखलाएं कुंडलित अवस्था में रहती हैं, मतलब इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भैया डीएनए और आरएनए में अंतर। तो ये टॉपिक तो भैया इसकी भाई रेटिंग हम कहेंगे 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, 100% याद करके जाना, तैयार करके जाना। चलिए देखते हैं डीएनए क्या है। बताया ना कि बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन केमिस्ट्री में लास्ट वाला चैप्टर पूरा बायो समझो ही है, नाम ही है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। तो डीएनए क्या होता है, ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए प्रमुख रूप से केंद्रक में पाया जाता है और ये क्या है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है आरएनए। डीएनए में भैया 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, मतलब इस तरह से, तो इस तरह से होता है बबुआ। बट जो आरएनए होती है इसकी संरचना एकल सूत्री, तो इसमें ऐसे होता है। और डीएनए में इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें भैया राइबोज शर्करा होती है। डीएनए की बात कर ले, इसमें थायमीन क्षार होता है, तो इसमें यूरेसिल क्षार होता है। यह समस्त जीवधारियों में एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है, कौन, डीएनए। और ये बात कर ले तो ये कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, नहीं तो ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए में ये लाखों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, आरएनए ये हजारों न्यूक्लियोटाइड से। तो भैया 5 से 6 अंतर है, बहुत है। ठीक है, 3 याद कर लिया तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर इसको 3 ही पूछेगा। 3 अंतर लिखिए, 2 नंबर में आ जाएगा तो 2 बोल देगा। डीएनए और आरएनए में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, देख लीजिए, हो गया। तो ये आपके प्रमुख अंतर हैं, इनको भी आपने समझ लिया। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। भाई दिल से फिर से दुआ दे रहे हैं, ये हमारी विशेष है, हमारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट का, मेरे प्यारे रसगुल्लों का जो पेपर है अच्छा जाए, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा जाए। आपने इतना मेहनत किया है तो उसका परिणाम आपको मिले। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय।